अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है और आज मैं आपके लिए नवा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम 3 लोगों की कहानियाँ जानते हैं, जनार्दन, रामधारी और सारिका। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। देर दोपहर में वो घर से काम करने के लिए निकलता है और जैसे ही वो दफ्तर में पहुंचता है वो जॉन बन जाता है। एक नई भाषा और एक नए लहजे को अपना लेता है। इस भाषा और इस लहजे का इस्तेमाल वो अपने घर में नहीं करता। जनार्दन पूरी रात काम करता है, जो असल में उसके ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है, और उसकी छुट्टियां भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होती हैं, अमेरिका के कैलेंडर के हिसाब से, जहां उसके ग्राहक रहते हैं। दूसरी कहानी है रामधारी की। रामधारी की 9 साल की एक बेटी है। रामधारी अपनी बेटी को जन्मदिन पर साइकिल उपहार में देना चाहता है। अब रामधारी बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने की कोशिश करता है जिसकी कीमत भी कम हो और क्वालिटी भी ठीक ठाक हो। आखिरकार उसे एक ऐसी साइकिल मिल जाती है जो चीन के अंदर बनी होती है और बिग भारत में रही होती है। रामधारी उस साइकिल को खरीदने का फैसला कर लेता है। इससे पिछली बार रामधारी ने अपनी बेटी को जन्मदिन पर उसकी जिद पर बारबी डॉल गिफ्ट में लाकर दी थी, जो कि अमेरिका में बनी थी लेकिन बिग भारत में रही थी। तीसरी कहानी है सारिका की। सारिका अपनी परिवार की पहली पढ़ी लिखी महिला है, जिसने बहुत ही मेहनत के दम पर स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब सारिका के सामने अपना कैरियर बनाने और नौकरी करने का मौका है। ऐसे मौके के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती। लेकिन सारिका के परिवार में कुछ लोग नौकरी करने के खिलाफ हैं, पर सारिका नौकरी करने का फैसला लेती है क्योंकि वो अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाना चाहती है। ये जो तीनों कहानी किसी न किसी तरीके से वैश्वीकरण के साथ जुड़ी हुई हैं। जनार्दन की कहानी हमें सेवाओं के आदान प्रदान के बारे में बताती है, क्योंकि जनार्दन भारत में रहता है और अमेरिका को अपनी सेवा प्रदान करता है। रामधारी की कहानी हमें वस्तुओं के आदान प्रदान के बारे में बताती है। जैसे रामधारी अपनी बेटी के लिए साइकिल खरीद कर लाता है, तो वो साइकिल चीन के अंदर बनी होती है लेकिन बिग भारत में रही होती है। या बारबी डॉल खरीद कर लाता है, तो वो जो बारबी डॉल है वो अमेरिका के अंदर बनी होती है लेकिन बिग भारत में रही होती है। तो रामधारी की कहानी से वस्तुओं के आदान प्रदान के बारे में मालूम होता है, और सारिका की कहानी से विचारों के आदान प्रदान के बारे में और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में मालूम होता है। तो वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है? विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है बहुत तेजी से। पर वैश्वीकरण के सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ते, बल्कि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे अगर हम कुछ घटनाओं पर ध्यान दें तो इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। फसल के नष्ट होने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से महंगे महंगे बीज खरीदे थे और इन्हें उम्मीद थी कि फसल अच्छी हो जाएगी तो बीज की कीमत को भी चुका देंगे और अपने लिए भी कुछ बचा लेंगे। लेकिन फसल चौपट हो जाती है। इसी चिंता में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपनी प्रतियोगी छोटी कंपनी को खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी के खिलाफ थे। भारत के अंदर बहुत सारे खुदरा दुकानदारों को ये डर है कि अगर विदेशी कंपनियों ने भारत के अंदर खुदरा दुकानें खोल ली अपनी, तो उनका कारोबार ठप पड़ जाएगा, उनके हाथ से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। मुंबई के फिल्म निर्माता पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हॉलीवुड के अंदर एक फिल्म बनी हुई थी तो उस फिल्म की कहानी चुराकर अपनी फिल्म के अंदर डाल ली। इसी तरीके से पश्चिमी कपड़े पहनने वाली छात्राओं को उग्रवादी संगठनों ने अपने बयान के अंदर धमकी दी है कि वो इस तरीके के कपड़े ना पहने। तो ये घटनाएं हमें ये बताती हैं कि जी वैश्वीकरण हर मामलों में सकारात्मक नहीं होता, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। अब जरा हम सबसे पहले वैश्वीकरण का मतलब जान लेते हैं कि आखिर वैश्वीकरण कहते किसे हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, विचारों, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है और लोगों की आवाजाही होती है।
वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं या पक्ष हैं: आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। सबसे पहले आर्थिक पक्ष के बारे में जानते हैं। वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष हमें बताता है कि वैश्वीकरण की वजह से दुनिया भर के देशों के बीच वस्तु और सेवाओं में खुलकर आदान प्रदान होने लगा है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं पर जो प्रतिबंध थे वो कम हो गए, जिससे आयात निर्यात बहुत ही सरल हो गया है, आसान हो गया है। वैश्वीकरण की वजह से निजीकरण को बढ़ावा मिला है और वैश्वीकरण की वजह से विदेशी उद्योगों को, विदेशी निवेश को भी तेजी से बढ़ावा मिला है। यानी एक देश का उद्योगपति दूसरे देश में पैसा लगाकर, निवेश करके उद्योग खोल सकता है। वैश्वीकरण से विकसित देशों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि उन्हें विकासशील देशों के अंदर सस्ते सस्ते मजदूर मिल गए और बाजार मिल गया है। मिसाल के लिए अगर कोई विकसित देश है, वो अपने देश के अंदर कारोबार करता है, अमेरिका या यूरोप, तो इन देशों को जो अपने वर्करों को पैसे देने पड़ेंगे वो डॉलर में या यूरो में देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए अमेरिकन कंपनी अगर अमेरिका के अंदर कारोबार करती है तो उसे अपने वर्करों को डॉलर में इनकम देनी पड़ेगी। अगर वही कारोबार वो विकासशील देशों के अंदर करते हैं तो उस देश की करेंसी में वो इनकम देनी पड़ेगी। यानी विकसित देशों को जो फायदा है वो विकासशील देशों के अंदर उद्योग लगाने का फायदा है। इसलिए विकसित देश विकासशील देशों के अंदर अपना कारोबार लगाते हैं। तो विकसित देशों को सस्ते सस्ते मजदूर मिल गए और बाजार मिल गया है सामान बेचने के लिए। विकासशील देशों को भी बहुत फायदा हुआ है। विकासशील देशों को रोजगार मिल गया है, जिससे गरीबी दूर करने में बहुत मदद मिली है। और वैश्वीकरण की वजह से प्रतियोगिता बढ़ी है, जिससे कीमतें कम होने लगी और गुणवत्ता के अंदर सुधार आने लगा है। जब प्रतियोगिता नहीं थी तो ना तो कीमतें कम होती थी, ना ही गुणवत्ता के अंदर सुधार आता था। लेकिन वैश्वीकरण की वजह से प्रतियोगिता बहुत तेजी से बढ़ी और कीमतों के अंदर, गुणवत्ता के अंदर तेजी से सुधार आया। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष भी है। सांस्कृतिक पक्ष हमें यह बताता है कि वैश्वीकरण की वजह से सिर्फ वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ, बल्कि संस्कृति का भी विस्तार हुआ है। और वैश्वीकरण के जरिए विकसित देश अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे विकासशील देशों की संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो गया है। और आज पूरी दुनिया की संस्कृति को अमेरिका की संस्कृति की तरह ढाला जा रहा है, बनाया जा रहा है। जैसे कि दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग पिज़्ज़ा खाने लगे हैं, बर्गर खाने लगे हैं, जींस की पैंट पहनने लगे हैं। और वैश्वीकरण की वजह से विश्व संस्कृति भी बन रही है। यानी संस्कृतियों के बीच जो तनाव था, दूरी थी, वो कम होने लगी है और मिलीजुली संस्कृति पैदा होने लगी है। जैसे आज पूरी दुनिया ने अमेरिका को जींस की पैंट पहनना सिखा दिया, लेकिन हमारी संस्कृति भी आज यूएसए के अंदर अपनाई जाती है। जैसे यूएसए के अंदर बहुत सारे लोग जींस की पैंट पर खादी कुर्ता पहनते हैं, पर फर्क यह है कि हम उनकी संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं और वो हमारी संस्कृति को बहुत कम अपना रहे हैं। इसलिए उनका सांस्कृतिक वर्चस्व तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैश्वीकरण का राजनीतिक पक्ष भी है। वैश्वीकरण का राजनीतिक पक्ष हमें यह बताता है कि वैश्वीकरण की वजह से सरकार की नीतियों, कार्यों और भूमिका में तेजी से बदलाव आया। वैश्वीकरण की वजह से सरकार की जन कल्याण और आर्थिक सहायता की नीति अब बहुत सीमित हो गई है। और वैश्वीकरण की वजह से सरकार ने उद्योगों पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब निजीकरण को तेजी से बढ़ावा मिला है। और वैश्वीकरण की बदौलत ही सरकार के पास उच्च तकनीकें, जिसके जरिए नागरिकों पर पहले से और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। और वैश्वीकरण के बाद भी सरकार की भूमिका में कोई बदलाव नहीं आया। यानी राज्य आज भी अपनी सीमाओं में सर्वोच्च, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अब हम ज़रा वैश्वीकरण को लेकर भारत के नज़रिए को जान लेते हैं। भारत हमारा ब्रिटेन का गुलाम था, और जब भारत हमारा ब्रिटेन का गुलाम था तो ब्रिटिश सरकार भारत से कच्चा माल ले जाती थी और तैयार माल यहाँ पर लाकर बेच दिया करती थी, जिससे भारत हमारा पिछड़ता चला गया। लेकिन जब हमें 1947 में आज़ादी मिल गई तो ब्रिटेन की गुलामी से सबक लेते हुए हमने ये फैसला लिया कि जी हम खुद विकास करेंगे और विदेशी निवेश, विदेशी उद्योगों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि हमने ब्रिटेन के तजुर्बे से, गुलामी के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा था। लेकिन भारत का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया, क्योंकि हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए और दुनिया के बाकी देश आगे बढ़ गए और हम कुएं के मेंढक बनकर रह गए। यानी हम अपने देश तक ही सीमित रह गए और दुनिया के साथ नहीं बदल पाए। जैसे कि दुनिया तरक्की कर करके बहुत आगे बढ़ गई, दुनिया हवाई जहाज उड़ाने लगी और हम कबूतर उड़ाने में लगे हुए थे। दुनिया बंदूक चलाने लगी
और हम तलवार और लाठियां चलाने में ही मशगूल थे। तो फिर भारत ने 1991 में ये महसूस किया कि भारत का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया, दरवाजे खोलने पड़ेंगे और दुनिया के साथ साथ चलना पड़ेगा, दुनिया के साथ साथ बदलना पड़ेगा। इसलिए 1991 में नई आर्थिक नीतियों को अपनाया। इन नीतियों के अंदर 3 नीतियों को शामिल किया जाता है, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इस तरीके से भारत ने 1991 में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। भारत कई कारणों से वैश्वीकरण का समर्थन करता है। वैश्वीकरण के जरिए तीसरी दुनिया के औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ावा दिया जा सकता है और वैश्वीकरण के जरिए विकसित देशों के लाभ का फायदा विकासशील देशों को भी मिल सकता है। वैश्वीकरण के जरिए विकासशील देशों में रोजगार को बढ़ावा मिला है, गरीबी दूर हो गई है और वैश्वीकरण की वजह से प्रतियोगिता बढ़ी है, चीजें ज्यादा बनने लगी हैं, जिससे वस्तु की कीमतें बहुत तेजी से कम हुई हैं और गरीबी में भी तेजी से कमी आई है। तो वैश्वीकरण के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज दुनिया के ज्यादातर देशों के अंदर वैश्वीकरण की आलोचना भी की जाती है और भारत के अंदर वैश्वीकरण की आलोचना 2 तरीके के लोग करते हैं: दक्षिणपंथी और वामपंथी। दक्षिणपंथी वो है जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, वामपंथी वो हैं जो साम्यवाद का समर्थन करते हैं। तो दक्षिणपंथी लोग भी जो है वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं। भारत के अंदर बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं और दक्षिणपंथी दल टीवी के चैनलों पर विदेशी प्रोग्राम दिखाए जाने के खिलाफ है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस संचार के साधनों के जरिए विकसित देश अपने सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ावा देते हैं और कभी कभी संचार के साधनों से वो ऐसे दृश्य भी दिखाते हैं जिन्हें भारत के अंदर अश्लील समझा जाता है, जिससे भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है और भारतीय संस्कृति बहुत ही बुरी होती जा रही है धीरे धीरे करके। और सबसे ज्यादा जो पीढ़ी बिगड़ रही है वो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। इसलिए बहुत सारे दक्षिणपंथी दल वैश्वीकरण के खिलाफ हैं। वामपंथी विचारधारा के समर्थक शुरू से ही वैश्वीकरण के खिलाफ है। उनका यह कहना है कि वैश्वीकरण के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। वैश्वीकरण की वजह से अमीर और ज्यादा अमीर हो गया है, गरीब और भी ज्यादा गरीब हो गया है। गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को वैश्वीकरण का बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला और छोटे छोटे उद्योग ठप पड़ गए और प्रतियोगिता बढ़ने की वजह से मजदूरों के शोषण में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए वामपंथी विचारधारा के समर्थक शुरू से ही वैश्वीकरण के खिलाफ है। अब वैश्वीकरण के फायदे भी हैं काफी सारे, नुकसान भी हैं, तो क्या करें? वैश्वीकरण को अपनाएं या ना अपनाएं? अगर नहीं अपनाते तो दिक्कत है, अपनाएंगे तो दिक्कत है। क्योंकि अगर हम वैश्वीकरण को नहीं अपनाते तो दुनिया तरक्की कर करके आगे बढ़ जाएगी और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और अगर अपनाते हैं तो जो बाहर की बुराइयां हैं वो भी हमारे देश के अंदर आ जाएंगी। हमें जरूरत है एक ऐसे चौकीदार की जो गेट पर खड़ा होकर अच्छाइयों को अंदर आने दे और बुराइयों को बाहर ही रोक दे। यानी हमें अपने देश के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वैश्वीकरण के जरिए जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको देश के अंदर लाया जाए और देश की तरक्की की जाए और जो बुरी बुरी चीजें हैं उन्हें बाहर ही रोक दिया जाए। अगर इस तरीके की नीतियां बनाई जाएंगी तो हम वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब जरा हम कुछ कार्टूनों पर नजर डाल लेते हैं। ये जो पहला कार्टून है इसके अंदर सांस्कृतिक वर्चस्व को दिखाया गया है कि किस तरीके से विकसित देश नए बाजारों पर कब्जा जमाते हैं। इस कार्टून में वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को दिखाया गया है। वैश्वीकरण से विश्व संस्कृति पैदा नहीं हो रही, बल्कि विश्व संस्कृति के नाम पर दुनिया पर यूरोप और अमेरिका की संस्कृति को लादा जा रहा है। किसी भी देश के लोग चाहें या ना चाहें उन्हें सांस्कृतिक वर्चस्व का सामना करना ही पड़ता है। कार्टून में टीवी, कोक और संचार के साधनों से हमला करते हुए दिखाया गया है। इसके जरिए यूरोप और अमेरिका के देश नए बाजारों पर कब्जा जमाते हैं। दूसरा कार्टून है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को दिखाता है। इस चित्र में वैश्वीकरण के तकनीकी पहलू को दिखाया गया है। तकनीक के क्षेत्र में क्रांति आने से दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है। मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये संचार के साधन ऐसे हैं जिसने दुनिया को जोड़ा और तकनीक की वजह से आज विचारों, पूंजी और वस्तुओं, सेवाओं का तेजी से आदान प्रदान हो गया है। और अब जनसंचार के साधनों से, जैसे रेडियो से, टीवी से, समाचार पत्रों से, तो हमारी सोच भी प्रभावित होने लगी है। और ये जो आखिरी कार्टून है इसके अंदर वैश्वीकरण की हानियों को दिखाया गया है और ये हानियां सिर्फ विकासशील देशों को ही नहीं बल्कि विकसित देशों को भी उठानी पड़ रही हैं। शुरू में वैश्वीकरण से विकसित और विकासशील दोनों देशों को फायदा हुआ
क्योंकि वैश्वीकरण के जरिए विकसित देशों को सस्ते सस्ते मजदूर मिले, नया बाजार मिला, वहीं विकासशील देशों को नौकरी मिली और जो है कीमतें सस्ती होने लगी, गुणवत्ता के अंदर सुधार आने लगा। लेकिन जब वैश्वीकरण तेजी से फैला तो इससे जुड़े नुकसान भी सामने आने लगे, और ये नुकसान सिर्फ विकासशील देशों को नहीं बल्कि विकसित देशों को भी उठाने पड़ते हैं। विकसित देश सस्ता श्रम पाने के लिए विकासशील देशों के लोगों को नौकरी देते हैं, जिससे विकसित देशों में लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि चीन और भारत के लोग उनकी नौकरियां खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आपका नवा चैप्टर वैश्वीकरण, और इसी के साथ आपकी जो पहली वाली बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए डिटेल में, तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।